देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ ए रेडियस 4 सेंटीमीटर कैरीज ए चार्ज 8 कूलम, फाइंड द चार्ज डेंसिटी। अब हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी में एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी और क्वेश्चन में मेटेलिक स्फीयर है। क्वेश्चन में जो स्फीयर है वो मेटेलिक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी तो होगा नहीं, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी में जो मटेरियल होता है उसके पास क्या होती है, लेंथ होती है। जैसे कि रिंग हो गया, अगर हमारे पास में रिंग है और हम उसको चार्ज दें तो गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द रिंग। तो जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ में होता है देन वी थिंक द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर हमारे पास में वायर है, हम उसको चार्ज दे दें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू लेंथ वाइज। तो जब मटेरियल में लेंथ मेन होती है और गिवन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है देन वी थिंक द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर जो मेटेलिक स्फीयर है वो उसमें लेंथ का तो कोई रोल है नहीं। अब मेटेलिक स्फीयर में या तो एरिया के बारे में आप सोचोगे और या फिर किसके बारे में सोचोगे, वॉल्यूम। क्योंकि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में हुआ है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है और सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज की वैल्यू अपॉन में एरिया की वैल्यू, जहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में हुआ है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज की वैल्यू अपॉन में वॉल्यूम की वैल्यू, वॉल्यूम जहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो लास्ट वाली क्लास में बताया गया था कि ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये वैलिड है किसके लिए, ओनली फॉर सॉलिड वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और मेटल आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में नहीं आते हैं, मेटल किस में आते हैं, कंडक्टर्स में आते हैं। तो चाहे ये आपका स्फीयर सॉलिड का बना हो या फिर ये हॉलो बना हो, किसी भी कंडक्टर को जब आप चार्ज देते हैं तो वो उसकी सरफेस पर जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड दैट इज व्हाई दिस वन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। फिर से मेरी बात को समझो, ध्यान दो। ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये वैलिड होती है, वैलिड फॉर सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं ये लास्ट टाइम में बताया था। वैसे अगर आपको अभी जल्दी से रिकॉल करना है तो मेटल्स को छोड़ करके, कंडक्टर्स को छोड़ करके जो मटेरियल्स होते हैं वो सब के सब क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। जैसे कि आपका ग्लास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, सिल्क आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। मेटल्स को छोड़ करके जितने भी मटेरियल सब सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो मटेरियल डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए और दूसरा वो कैसा होना चाहिए, सॉलिड। यहाँ पर हमारा जो मेटल है, जो स्फीयर है वो कैसा है, मेटल का बना हुआ है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो होगी नहीं। और लास्ट वाली क्लास में हमने ये भी बताया था कि कंडक्टर चाहे सॉलिड हो या फिर वो हॉलो हो, जब भी आप चार्ज देते हैं तो जाकर के डिस्ट्रीब्यूट होता है कहाँ पर, सरफेस पर। लेंथ की बात यहाँ करोगे नहीं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी वैलिड है नहीं। एंड लॉजिकली इसके लिए कौन सी डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन चार्ज अपॉन में एरिया जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ है। इफ यू कंसीडर कि वो चार्ज पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव दिखा दिया सरफेस पर। क्वेश्चन को देखो, चार्ज की वैल्यू कितनी है, 8 कूलम है और एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो रेडियस कितना दिया गया है, 4 × 10⁻⁻²। एवरीथिंग शुड बी इन SI, तो कितना हो जाएगा 64 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 64 10⁻⁻4। तो सिग्मा इज इक्वल टू 8 यानी 1/8 10⁻4 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 आपका। अच्छा, साथ में पाई भी है तो 64 पाई, तो दिस विल बी 1/8 पाई। ठीक है, इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ओरली लोगों को इसका आंसर याद है। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के 1 कूलम चार्ज बनाते हैं,
आंसर है 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आंसर है। कैसे आया? क्वांटाइजेशन का रूल याद करो। जहां पर आपने दावा किया था चार्ज में क्वांटाइजेशन, कोई भी चार्ज छोटे छोटे क्वांटा से मिलकर के बना होगा, तो हमने वहां पर क्वांटाइजेशन रूल फॉलो किया। Q माने चार्ज की वैल्यू और N माने क्वांटा जिनसे मिलकर के वो चार्ज बना है। क्वेश्चन में उन क्वांटास का नाम क्या? इलेक्ट्रॉन है, तो N वहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ क्वांटा, क्वेश्चन में ये इलेक्ट्रॉन है, और साथ में E कितना चार्ज है 1 कूलम में। N हमें चाहिए, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 माइनस का 19। N की वैल्यू निकालोगे तो दिस विल बी 1/1.6 माइनस का 19। इधर इसको सेट करोगे तो ये आ जाएगा 10/1.6 और ये 10 to the power 18, और इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 6.25 10 to the power 18। जब इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके आपस में कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपको कितने कूलम चार्ज मिलेगा? 1 कूलम चार्ज मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। किसने किया था इसको? किसी ने किया था? भी नहीं किया था? किया था आपने। कितना आंसर था? इसके आगे सर 1/1.6 अच्छा, सॉल्व नहीं किया था, ठीक है, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसके भी मार्क्स होंगे। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। A semi-circular arc has a radius 8/pi meter. It carries a charge of 16 coulomb. Find the linear charge density. तो तुरंत आपको यहाँ से ये पता चल गया कि जो सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर आर्क है, ये लेंथ मटेरियल है। इसको जब आप बनाओगे तो ये लेंथ वाइज मटेरियल से बनेगी, और अगर लेंथ में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा चार्ज की वैल्यू अपॉन लेंथ की वैल्यू। कितनी है चार्ज की वैल्यू क्वेश्चन में? 16 कूलम। लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई आर। सेमी सर्कुलर है इसलिए, पूरा कंप्लीट सर्कल होता तो 2 पाई आर। तो लैम्डा इज इक्वल टू 16 पाई फॉर पाई आर फॉर रेडियस कितना है 8/पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 यूनिट हो जाएगी कूलम अपॉन मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। 8, 9, 10 ये डिस्कस हो गया। 8, 9, 10 ये डिस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? सेकेंड 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। सभी ने किया होगा। अब आप अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछ ले जो नहीं आ रहा। अच्छा चलिए मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ओके है ना? सेकेंड वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 कूलम में चार्ज कितना चार्ज होता है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका सेकेंड, 1 कूलम इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स, 1 फैराडे इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो 96500 कूलम। ये है सेकेंड रूल। इसमें से कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, फिर हम बाकी के क्वेश्चन और डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? ए चार्ज एट रेस्ट फॉर्म फिल इन द ब्लैंक्स एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3, चार्ज अगर रेस्ट में है, चार्ज एट रेस्ट फॉर्म कौन सी एनर्जी देता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी फील कर सकते हैं, आप इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ये भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है। एक्चुअली ये होती क्या है, तो बहुत जल्दी जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में आएंगे तो जानेंगे ये क्या होती है। सेकेंड पार्ट में है कि ए चार्ज इज एट यूनिफॉर्म मोशन फिल इन द ब्लैंक्स एनर्जी। ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट था। अच्छा, अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है
यूनिफॉर्म मोशन में हमें क्या मिलता है? यूनिफॉर्म मोशन में हमें मिलता है क्या? इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो शेयर होता है वो 10% होता है, मैग्नेटिक का क्या होता है? 90% होता है। बहुत सारी बुक्स में जो है इसको इग्नोर किया गया है। 10% ही तो है, यानी 0.1। 10% का मतलब क्या रहेगा? 0.1। और कहाँ वो 0.1? बहुत सारी बुक्स में इसको इग्नोर कर दिया गया है। इवन अगर हम लोग हाई स्टैंडर्ड पे बात करें तो इसका आंसर होगा मैग्नेटिक एनर्जी। लेकिन कंफ्यूज मत होना, तुम्हारी क्लास 12th है तो तुम अपने 12th के हिसाब से देखना। जैसे कहीं पर लिखा हो कि चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन गिव्स, तो इसका सही आंसर है स्टैंडर्ड क्लासेस में हायर लेवल पर मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि रियलिटी ये है कि मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें तब मिलती है जब चार्ज मोशन ही ऑसिलेटरी मोशन करता है। अब देखिए यहां पर क्या मोशन कह दिया गया, वो कौन से तरीके का मोशन है? मोशन तो कई तरीके के होते हैं ना, उसमें से वन टाइप होता है कि आपका ऑसिलेटरी मोशन है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक एनर्जी भी मिले और मैग्नेटिक एनर्जी भी मिले तो चार्ज को किसमें होना चाहिए? वाइब्रेटरी मोशन में होना चाहिए, ऑसिलेटरी मोशन में होना चाहिए। लेकिन जब 12th लेवल पर आपके लिए क्वेश्चन आता है कि यूनिफॉर्म मोशन में चार्ज कौन सी एनर्जी देता है, तो आप इस वाले ऑप्शन को टिक लगाओ। अगर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रिक एनर्जी, सेकंड दिया गया है मैग्नेटिक एनर्जी, थर्ड दिया गया है हीट एनर्जी, फोर्थ दिया गया है लाइट एनर्जी, तो फिर आप इसको टिक लगाओगे मैग्नेटिक, क्योंकि उसका शेयर कैसा ज्यादा है। लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू एक बात ये समझ लो कि इलेक्ट्रिक भी मिले और मैग्नेटिक भी मिले, उसमें चार्ज को मोशन नहीं, कौन सा मोशन? ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए। वाइब्रेटरी मोशन होगा तो इलेक्ट्रिक भी मिलती है और मैग्नेटिक भी मिलती है। और इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में अगर चार्ज का नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, थर्ड पार्ट में सभी ने किया होगा, चार्ज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है तो हमको मिलती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, ई फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी, बी फॉर मैग्नेटिक एनर्जी, प्लस क्या मिलता है? रेडिएशन। आपके अपने सिलेबस में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसकी जो स्ट्रेंथ होगी हम उसको कैपिटल ई से लिखा करेंगे। तो कैपिटल ई का मतलब है इलेक्ट्रिक एनर्जी, कैपिटल बी का मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक एनर्जी। तो ये आपको जो है मिलता है। ये था आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। सभी ने किया है सही? किसी ने गलत तो नहीं किया इसको? चलिए जरा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द चार्ज ऑन 2 मोल इलेक्ट्रॉन? 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है? ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये बढ़िया क्वेश्चन है। What will be the charge over the 2 mole electron? 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल इज इक्वल टू, क्या बात है, 6.02 10 to the power 23 थिंग्स या आर्टिकल्स। अगर मेरे पास में इतने मार्कर हैं तो मैं कहूंगा मेरे पास में 1 मोल मार्कर है। यहां पे इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया इतने इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो हम उसको 1 मोल कहेंगे। कितने मोल है? 2 मोल है। तो 2 मोल इज इक्वल टू हो गया, इसका डबल कर दो तो 2 6 12.04 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन। तो लीजिए अब आपके पास में इलेक्ट्रॉनों का नंबर है। फिर से एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई होता है तो इतने पे कितना होगा? तो Q इज इक्वल टू एन होता है नंबर ऑफ क्वांटा, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटा है तो 12.04 10 to the power 23 इंटू 1.6 10 to the power -19 सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा कूलम। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपके पास में इतनी कोई भी चीजें हैं, आपके पास में इतनी बुक्स हैं तो आपके पास 1 मोल बुक्स है, आपके पास में इतनी कोई भी चीजें हैं दैट इज द 1 मोल। सिमिलरली फॉर द 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब भी हमने उसी से निकाल लिया।
फोर्थ के बाद है आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द टू बॉडीज व्हेन दे आर रब्ड टुगेदर। तो क्या कॉज, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, रबिंग में इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है। लास्ट क्लास में पता चला था कि इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब चार्ज हो जाना। जैसे कि अगर चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल है, और आपने उसके ऊपर चार्ज ले आए, चार्ज आ गया, तो कहा जाता है कि अब वो इलेक्ट्रीफाइड है। और इलेक्ट्रिफिकेशन के देयर आर द थ्री मेथड्स, उसमें एक था आपका फ्रिक्शन मेथड, आल्सो कॉल्ड द रबिंग मेथड, फ्रिक्शन या फिर रबिंग वाला मेथड, जिसको हम लोगों ने पूरा कर लिया है। सेकंड था आपका इंडक्शन मेथड, तो अभी हम लोग थोड़ी देर में इंडक्शन मेथड पढ़ेंगे। और लास्ट है हमारा कंडक्शन मेथड, ये भी पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन मेथड हम पढ़ चुके हैं, तब ये पॉइंट आया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो डिस्टरबेंस आया था, जब आपने दो मटेरियल को आपस में रगड़ा तो एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चले गए, दूसरे में चले गए। तो यही कॉज है जिसने कि उन दोनों पर क्या ला दिया, चार्ज। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। फिर हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज भी लिखाई थी, तो वहां पर ये पता चल जाता है कि जब हम इन दो मटेरियल्स को आपस में रबिंग करेंगे तो कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन लेगा। तो सीरीज में जो पहले नंबर पर आता है वो इलेक्ट्रॉन देगा, जो बाद में आता है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो वो सारी बातें हो चुकी थी। तो फिफ्थ नंबर का ये छोटा सा आंसर हो गया। इसके बाद में सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, टू बॉडीज आर चार्ज्ड बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, one become positively charged while the one become negatively charged. Okay, then comment on their masses. तो लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था, कॉमन सेंस की बात है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला गया तो इलेक्ट्रॉन अपना मास भी तो ले जाएगा। तो दोनों बॉडीज के मास कैसे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट, तो मासेस विल बी डिफरेंट। अब किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन गेनर है उसका मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो इलेक्ट्रॉन गेनर होगा, इलेक्ट्रॉन गेनर का जो मास है वो इंक्रीज करेगा, ऊपर की तरफ एरो मतलब इंक्रीज करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला है उसका जो मास है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये सिक्स्थ नंबर का आंसर हो गया। सेवेंथ नंबर, ए ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स प्लस 1.6 माइनस का 13 कूलम चार्ज, व्हाट इज द चार्ज ऑन द क्लॉथ। ए ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स 1.6 10 to the power minus 13 कूलम चार्ज, व्हाट इज द चार्ज ऑन द क्लॉथ। ये चार्ज सिल्क की क्लॉथ पे दिया गया है, किस पर दिया गया है, और इसी पर पूछा गया है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन टू अनदर। सर ये रॉड का एक्वायर्ड इतने इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज इसने मतलब इतना कूलम। एक सेकंड, एक ग्लास रॉड, एक सेकंड, एक ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ, ओके, हाँ, ग्लास की रॉड पर ये चार्ज है। क्वेश्चन में सही दिखाई देगा मुझे, ग्लास पर इतना चार्ज है तो सिल्क पे कितना होगा। तो आपको पता है कि दोनों पर चार्ज कैसा होता है, बराबर बराबर, लेकिन नेचर में कैसा होता है, अपोजिट। तो सिल्क क्लॉथ का चार्ज हो जाएगा, सिल्क क्लॉथ का चार्ज उतना ही हो जाएगा लेकिन माइनस में, माइनस का 1.6 10 to the power माइनस का 13 कूलम। ओके, तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना। और कोई क्वेश्चन पूछना। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिफिकेशन का जो मेथड है वो इंडक्शन मेथड। क्यों होता है, कैसे होता है, ये नहीं बता पाएंगे,
क्योंकि क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे पोटेंशियल का खेल है। हम तो केवल आपको जस्ट इंट्रोडक्शन देंगे कि ये इंडक्शन मेथड है। तो थोड़ा सा इसके लिए रफ वर्क कर लिया जाए, ट्यूनिंग सही हो जाएगी। रफ वर्क, क्या रफ वर्क है भाई? हमको अगर इंडक्शन मेथड कराना है तो वी विल अरेंज इंड्यूसिंग बॉडी, इंड्यूसिंग बॉडी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्या होती है? तो इट इज चार्ज बॉडी। अगर आपके पास में कोई चार्ज वाली बॉडी है तो हाँ, वो एज ए इंड्यूसिंग बॉडी की तरीके से बिहेव करेगी इस इंडक्शन मेथड में। और हमें क्या अरेंज करना पड़ेगा? हमको अरेंज करना पड़ेगा इंड्यूस्ड बॉडी। इंड्यूस्ड बॉडी ये क्या होती है? तो इट इज न्यूट्रल बॉडी। ये न्यूट्रल बॉडी होती है, न्यूट्रल बॉडी कनेक्टेड विद अर्थ, और हम इस बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि व्हाई वी कनेक्टेड विद अर्थ, तो वी हैव नो आंसर, क्योंकि अगर पोटेंशियल नहीं पढ़ा है तो इसके आंसर का कोई मतलब नहीं है। जस्ट एक्सेप्ट कि भाई इंडक्शन मेथड में ये दो आपको जो है प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास में इंड्यूसिंग बॉडी आ गई, ये इंड्यूसिंग बॉडी है, इसके पास में चार्ज है। इंड्यूसिंग बॉडी चार्ज है, कितना चार्ज है? तो जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के बना होता है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। फिलहाल मैंने यहाँ पे इसको प्लस लिखा है। अब इसके पास जो चार्ज है दैट इज कॉल्ड इंड्यूसिंग चार्ज। कितना है? तो इसके पास में चार्ज है प्लस का क्यू। और हमें चाहिए इंड्यूस बॉडी, तो लीजिए ये हमारे पास में इंड्यूस बॉडी है, अर्थ से कनेक्टेड है, और ये न्यूट्रल है। ये हो गई इंड्यूस्ड बॉडी। अगर आपने इंड्यूस्ड और इंड्यूसिंग बॉडी को अरेंज कर लिया है, देन मेक देम क्लोज टू ईच अदर। ये जब ये दोनों आपस में पास पास आएंगे, when inducing body become very close, टच नहीं कराना है, क्लोज कराना है, very close to induced body, तो फिर वहां पर मैजिक होता है। वो सारे मैजिक आपको तभी समझ में आएंगे जब आप पोटेंशियल पढ़ लोगे, जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पढ़ रहे होगे, पोलराइजेशन आ जाएगा। पोलराइजेशन के साथ साथ फ्री चार्ज क्या होता है, बाउंडेड चार्ज क्या होता है, तो बहुत बड़ी कहानी है पीछे इसके। फिलहाल अभी टू द पॉइंट देखते हैं क्या होता है। तो इंड्यूस्ड बॉडी बिकम इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड इलेक्ट्रीफाइड का मतलब चार्ज उसके पास आ जाता है, इसके पास चार्ज आ जाता है। अब जब इसके पास चार्ज आ जाएगा तो हम उस चार्ज को इंड्यूस चार्ज कहेंगे। तो सपोज दैट कि इंड्यूस चार्ज जो है वो Q डैश है, और ये इंडक्शन के बाद आया है, आफ्टर इंडक्शन, पहले तो नहीं था, पहले नहीं था, आफ्टर इंडक्शन। व्हेन इंड्यूसिंग बॉडी बिकम वेरी क्लोज टू इंड्यूस बॉडी, when inducing body become very close to induced body, then induced body become electrified, और इसी को कहते हैं, this phenomena is called induction, given by the Michael Faraday induction। टच नहीं कराना। अच्छा, एक बार क्लोज आने के बाद में इंड्यूसिंग बॉडी को तुम फिर कितनी भी दूर ले जाओ, इसका चार्ज जाएगा नहीं। सपोज कर लो ये बॉडी मेरे पास है और ये बॉडी आपके अपने घर पर है, तो हम इस बॉडी को आपके घर पे ले जाएंगे, पास लाएंगे, इस पे चार्ज आ जाएगा, फिर हम इसको वापस अपने घर ले जाएंगे, इसका चार्ज खत्म नहीं होगा, आ गया तो आ गया। अब जब ये पूरा का पूरा एपिसोड काउंट होता है
तो फैराडे जो है एक फार्मूला भी बना के देते हैं, इस फार्मूले का डेरिवेशन सही समय पर आप करोगे। Q डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू 1 माइनस 1 बाई के। यहाँ पे Q डैश क्या है, वेल नोन है, देखिए इंड्यूस चार्ज। Q क्या है, इंड्यूसिंग चार्ज। साइन के साथ रखना होता है, अगर आपका Q प्लस है तो Q डैश किस में आएगा, माइनस में। यहाँ पर एक जो टर्म आया है कैपिटल K, तो कैपिटल K एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है ये भी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको जानने के लिए। इसका एक और भी नाम है रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। बहुत सारी बुक्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए सिंबल एप्सिलॉन आर करके लिखा गया है। एप्सिलॉन आर, ये सिंबल जो है आपका, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इसका एक नाम और भी है SIC, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ये क्या होता है, तो एक छोटा सा आर्टिकल आपको पढ़ना होगा, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये क्या होता है आपको पता चलेगा। रिगार्डिंग द के को लेकर के कुछ लर्निंग पॉइंट्स होते हैं। तो के यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उधर मैंने रफ वर्क में भी अपडेट कर दिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम बात करें वैक्यूम की, फॉर वैक्यूम, तो K की वैल्यू 1 होती है। अगर हम बात करें एयर की, तो K की वैल्यू होती है 1.00029। अगर हम बात करें मेटल्स की, तो K की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अगर हम बात करें फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, मेटल्स को छोड़ करके अब जो बचे वो कहलाते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो कुछ इस तरीके का हाल है K का। मतलब K की वैल्यू इन्फिनिटी से क्या है, कम, लेकिन 1 से क्या है, ज्यादा। जैसे एग्जांपल के लिए वाटर के लिए K की वैल्यू करीब करीब 82 के आसपास होती है। तो याद नहीं रखना है, सब दिया जाएगा। ये है K जो याद है। देखिए जरा, अगर आप K की वैल्यू इनफाइनाइट ले रहे, इन्फिनिटी ले रहे, तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। उस समय न्यूमेरिकली Q डैश और Q आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। और अगर K की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है तो Q डैश की वैल्यू Q से क्या होगी, कम होगी। तो इंडक्शन मेथड में जो इंड्यूस चार्ज होता है वो या तो इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर होगा या उससे क्या होगा, कम। आप सपोज कर लो K की वैल्यू 2 ले ली, तो ब्रैकेट में हाफ आएगा, तो Q डैश की वैल्यू Q से क्या जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो Q डैश की वैल्यू Q के या तो इक्वल होगी या फिर उससे क्या होगी, कम होगी। तो सबसे पहले ये इंडक्शन मेथड हेडिंग में ये रफ वर्क अपडेट करना, उसके बाद में लेना उसको। नेक्स्ट इज कंडक्शन मेथड। लेकिन इसके पहले हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए तैयार करने वाले हैं और चैलेंज भी आपको दिया है कि यार इसका आंसर क्या देंगे, गलत ही देंगे। बच जाइए तो ठीक है, बच तभी पाएंगे जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी वे में पढ़ेंगे तो नहीं बच पाएंगे। क्वेश्चन आपका ये है, a neutral particle become very close to charged body, then first option, neutral particle having charge opposite to
चार्ज बॉडी। सेकेंड नंबर है न्यूट्रल पार्टिकल, सो इंडक्शन फिनोमेना विद चार्ज बॉडी। with charge body, again I am repeating, 99% आप इसका आंसर गलत देने वाले हैं। बच तभी पाएंगे जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। बोथ ए बी आर करेक्ट, और लास्ट में चलो नन लिख देते हैं। व्हाट विल बी द आंसर? जस्ट बिफोर दिस क्वेश्चन यू हैव ए सिचुएशन कि एक बॉडी ने दूसरी बॉडी के साथ में क्लोजनेस दिखाई थी, जिसमें से एक पर चार्ज नहीं था, दूसरे पर था। व्हाट विल बी द आंसर? ए ऑप्शन होगा या बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा, जबकि मैं आपको बार बार जो है अलर्ट भी कर रहा हूं। की वर्ड जो है, की पॉइंट इस क्वेश्चन का और रिलेटेड टू लास्ट क्लास भी है। जब हमने इलेक्ट्रिफिकेशंस की बातें की थी तो वहां पर एक पॉइंट आपसे मेंशन करके कहा था कि लिख लो, लिखा भी होगा आपने। क्या आंसर है? आंसर देने के पैसे थोड़ी लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कि जरा सा भी अगर आपने जो है इसको जनरल वे में सोचा तो गलती कर दोगे। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्या आंसर है? ए आंसर है क्या? यानी कि आपके लिए सी है। आप बताइए। ए लग रहा है, हमारे लिए डी है। क्यों है डी? जब इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो रही थी तो जो फ्रिक्शन वाला मेथड है, इंडक्शन वाला मेथड है, और जो अभी आगे कंडक्शन वाला मेथड आप पढ़ोगे, ये बॉडी फिनोमेना है, ये मटेरियल पे काम करते हैं, ये पार्टिकल पर काम। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो की वर्ड है वो न्यूट्रल पार्टिकल है। तो इंडक्शन फिनोमेना पार्टिकल के लिए नहीं है, किसके लिए है? बॉडी के लिए। अगर इस जगह पर हम लिखते न्यूट्रल बॉडी, अगर न्यूट्रल बॉडी लिखते तो आपका आंसर क्या रहता? सी। तो फिर ये अंडरस्टूड होता कि जो न्यूट्रल बॉडी है वो क्लोज है, तो क्लोज का मतलब है इंडक्शन की तैयारी चल रही है। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल है न्यूट्रल, तो ये जो इंडक्शन फिनोमेना है, जो फ्रिक्शन मेथड है, और जो अभी आगे आप कंडक्शन मेथड जो आप पढ़ेंगे, ऑल आर द बॉडी फिनोमेना। कॉपी दिस क्वेश्चन अलोंग विद दिस की पॉइंट। न्यूट्रल पार्टिकल यहाँ पर की पॉइंट है, की वर्ड। Next is a conduction method. Go for the heading. Conduction method. It is valid for, note करिए, it is valid for metals. ये केवल metals में काम करती है, यानी कि उन्हीं को हम conductors कहते हैं। Conductors are materials in which कंडक्शन मेथड इज वैलिड। अब ये कंडक्शन मेथड में आपको करना क्या है? आपको दो मेटल्स लेने हैं अलग अलग पोटेंशियल वाले। तो मैं एक मेटल ये ले लेता हूं, इसका नाम ए है, और एक मेटल ये ले लेता हूं, इसका नाम बी है। इनके पोटेंशियल अलग अलग होने चाहिए। तो पोटेंशियल तो हमने पढ़ा नहीं, तो मैं आपको दूसरे तरीके से कैसे बताऊं? एक तरीका ये है कि अगर इसमें से एक चार्ज हो, दूसरा चार्ज ना हो, जैसे इसको अगर हम न्यूट्रल कर दें और इसको हम इलेक्ट्रीफाइड कर लें, ये इलेक्ट्रीफाइड है, इसके पास चार्ज है, सपोज दैट प्लस है। जनरली किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन देना। जनरल वे में जब नथिंग से स्पेस थी तो वी कंसीडर कि पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर आप देख सकते हैं कि इसके पास चार्ज है, इसके पास चार्ज नहीं है, डेफिनेटली इनके पोटेंशियल कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है ना?
लेकिन जब आप क्वेश्चंस का आंसर दें, यानी अभी जब मैं लिखाऊंगा तो ये मेंशन करूंगा, जब दो अलग अलग पोटेंशियल वाले कंडक्टिंग मटेरियल एक दूसरे को टच करते हैं, आपने इनको टच करा दिया, तो टच करने के बाद में जो न्यूट्रल वाला मटेरियल है वो भी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रीफाई। तो ये पॉइंट तो आपका हो गया। सेकंड नंबर पे लिखें, व्हेन TWO2 conducting materials of different potential, when two conducting materials of different potential को अंडरलाइन कर लें, डिफरेंट पोटेंशियल को अंडरलाइन करें और ब्रैकेट में इसका मीनिंग भी लिख लें। एक एग्जाम्पल है कि डिफरेंट पोटेंशियल में आपको क्या करना है, एक पे चार्ज रखना है, दूसरे पे चार्ज ब्रैकेट में रख दो, ब्रैकेट में लिखो वन चार्ज बॉडी कॉमा अदर न्यूट्रल। डिफरेंट पोटेंशियल का एक मतलब ये भी है, वन चार्ज बॉडी अदर न्यूट्रल, ब्रैकेट क्लोज, वन चार्ज बॉडी अदर न्यूट्रल। देखिए पॉइंट क्या बन रहा था, सेकेंड नंबर पॉइंट, व्हेन टू कंडक्टिंग मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल, ब्रैकेट में ये इंफॉर्मेशन, मेक कांटेक्ट देन फ्लो ऑफ चार्ज टेक प्लेस। मेक कांटेक्ट को भी अंडरलाइन कर लो, मेक कांटेक्ट देन फ्लो ऑफ चार्ज टेक प्लेस, from one body to another body, from one body to another body, flow of charge take place from one body to another body। जब भी अलग अलग पोटेंशियल की दो बॉडीज आप टच कराओगे, हमेशा चार्ज का फ्लो होगा। कहां से कहां फ्लो होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अगर मैं आपको ये बता दूं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा तो ये हमेशा सही नहीं है। कभी कभी जो है चार्ज का फ्लो कैसा होता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। तो इससे हम बच रहे हैं आपको कि ये बताना कि वो फ्लो कैसे होगा। अब कॉमन सेंस की बात है, जब फ्लो होगा जिसके पास चार्ज नहीं है वो भी क्या हो जाएगा, फुल ऑफ चार्ज हो जाएगा, और जिसके पास चार्ज है रिलेटिवली उसमें क्या होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। भाई आप देख सकते हो इसके पास में मान लो 20 कूलम, इसके पास में क्या 0, और जब फ्लो होने लगा तो इसके पास में भी कुछ होगा, इसके पास में भी कुछ होगा। लेकिन ये तो कंफर्म है कि चार्ज कैसा होता है, कंजर्व होता है। तो ओवरऑल जो टोटल चार्ज है वो कैसे रहने वाला है, कंजर्व। अब इसके पास में 0 है, इसके पास में 20 है, तो कुल कितना हो गया 20। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या आ जाएगा, हाफ एंड हाफ, यानी कि 10 एंड 10। तो नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, आफ्टर कंडक्शन चार्ज ऑन each body is equal to half, ब्रैकेट में बोर्ड पे देख सकते हैं, टोटल चार्ज ऑफ बोथ बॉडीज बिफोर टचिंग। बिफोर टचिंग कंडक्शन के लिए डन। अब जैसे देखिए बिफोर टचिंग से पहले इसके पास 20 है, इसके पास में 0 है, तो बिफोर टचिंग से टोटल कितना हो गया 20, 0 कितना हो गया 20। तो कंडक्शन के बाद दोनों पे क्या होगा, हाफ एंड हाफ, यानी कि 10 एंड 10। तो सीधी सी बात है कि ये ओवरऑल जो प्लस में 20 आया उसी का प्लस 10 इसके पास होगा और प्लस 10 उसके पास होगा। तो ये मैसेज अपने आप आ गया कि कंडक्शन मेथड में दोनों बॉडीज पे चार्ज तो सेम रहता है, लेकिन नेचर भी कैसा रहता है, सेम। इंडक्शन में नेचर कैसा है, अपोजिट। वैल्यू वाइज वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यू डैश की वैल्यू क्यू के इक्वल हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। और फ्रिक्शन मेथड में दोनों पर चार्ज कैसा था, सेम। नेचर कैसा था, अपोजिट। जबकि कंडक्शन में नेचर में भी आपको सेम है और वैल्यू में भी कैसा है, सेम है। मैं तुमको जिस बात से बचाना चाहता हूं वो क्या है, कंडक्शन के लिए सबसे जरूरी क्या है, आंसर है दोनों के पोटेंशियल क्या हो, अलग अलग। इससे आप जरा अपने आप को जो है हमेशा इंट्रोड्यूस रखिए
बच्चा ये समझता है कि कंडक्शन के लिए जरूरी ये है कि एक इलेक्ट्रीफाइड हो दूसरा न्यूट्रल हो। पोटेंशियल अलग अलग का एक ये तरीका होता है कि एक को इलेक्ट्रीफाइड कर लो दूसरे को क्या कर दो न्यूट्रल, तो ये दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएंगे अलग अलग। लेकिन अलग अलग पोटेंशियल के और भी तरीके होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास में एक बॉडी है उसके पास में प्लस का 30 कूलम चार्ज है, बॉडी है। एक बॉडी है उसके पास में प्लस का 5 कूलम चार्ज है। इन दोनों के पोटेंशियल अलग अलग है, उसने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल भी अलग अलग है, चार्ज भी कैसे अलग अलग है, तो क्या इनको टच कराने पे कंडक्शन होगा? हाँ होगा। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि कंडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ये नहीं होती कि इसके पास चार्ज हो उसके पास चार्ज ना हो, ये होता है कि दोनों के पोटेंशियल कैसे हो अलग अलग। और अलग अलग पोटेंशियल का एक एग्जांपल आप ये सेट कर सकते हैं कि एक के पास चार्ज रखो और दूसरे के पास चार्ज ना रखो तो चार्ज का फ्लो होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरा वाला न्यूट्रल ही होगा, यहाँ पर भी कंडक्शन होगा। कंडक्शन से पहले कुल कितना चार्ज आएगा 35 प्लस का 35, तो कंडक्शन के बाद इसके पास में भी प्लस 35/2 और इसके पास में भी प्लस 35/2। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी लास्ट हेडिंग इस चार्ज के इंट्रोडक्शन में क्वार्क, QUARKS क्वार्क। हो गया क्या? बस 5 मिनट पॉसिबल और नॉट? ठीक है, क्वार्क हेडिंग डाल दो। चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। क्वार्क पहला पॉइंट लिख लो, these are charged particles having charge less than 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम। ये ऐसे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन पर चार्ज इलेक्ट्रॉन से भी कम होता है, लेकिन ये स्टेबल पार्टिकल नहीं है। These are unstable particle, मतलब ये बने और खत्म हो गए, बनते हैं और ये तुरंत जो है खत्म हो जाते हैं। किसी की लाइफ होती है 10⁻⁹ सेकंड, किसी की होती है -10 सेकंड, बहुत छोटी लाइफ होती है। अब चूंकि लाइफ बहुत छोटी होती है, जो चीज बनी और खत्म होगी उसके बारे में पता कैसे किया जाए? इसके बाद भी हमारी फिजिक्स ने जिन क्वार्क के बारे में पता कर पाया उसमें से एक है अप क्वार्क। और क्या पता चल गया है? इस पर चार्ज होता है प्लस का 2e/3, और एक क्वार्क है डाउन क्वार्क, इस पर चार्ज होता है माइनस का e/3। e का मतलब समझते हो 1.6 10⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है, ऐसे लिखा जाता है UUV। न्यूट्रॉन में 2 डाउन होते हैं और एक अप होता है, ऐसे लिखा जाता है BD। रफली अगर आप 2 डाउन का चार्ज निकालें तो कितना होगा? -2e/3, और एक अप का क्या होगा? +2e/3, तो कट के क्या हो जाएगा? खत्म, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई क्वार्क है क्या? तो अभी तक हम इस बात का पता नहीं लगा पाए। ये चार्ज आपका खत्म हो गया। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फोर्स।